11 कॉमर्स में हम लोग जनरल एंट्री के लास्ट सेशन लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि जनरल एंट्री अब आपकी फिनिश हो जाएगी। जितना बेस जितना आधार आपको चाहिए उतना मैंने कंप्लीट करके दे दिया। मैंने बोला था कि 14 बिंदु 14 पॉइंट आपको समझना है और आप वो 14 बिंदु 14 पॉइंट समझ चुके हैं। बिजनेस स्टार्ट करना, व्यापार शुरू करना, नंबर 1। माल खरीदना, गुड्स परचेज करना, नंबर 2। माल बेचना, गुड्स बेचना, नंबर 3। माल खरीद कर वापस करना या बेचा हुआ माल वापस आना, नंबर 4। ठीक है। उसके बाद संपत्तियां खरीदना बेचना, असेट्स खरीदना बेचना, नंबर 5। उसके बाद नगद व्यवहार, ट्रेड ट्रांजैक्शन, नंबर 6। उसके बाद सभी प्रकार की हानियां, ऑल टाइप्स ऑफ लॉसेस, नंबर 7। फिर व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 8। नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट, नंबर 9। व्यापारिक बट्टा नगद बट्टा साथ में आना, बोथ डिस्काउंट्स आर कम्स टुगेदर, नंबर 10। बैंक संबंधी व्यवहार, ट्रांजैक्शन फ्रॉम बैंक, नंबर 11। और अब नंबर 12वां पॉइंट 12 पॉइंट में समझाने जा रहा हूं आपको। ठीक है। उसी के साथ साथ मैं आपको 13वां पॉइंट 13 पॉइंट भी समझा दूंगा। ठीक है। इस प्रकार से 12 13 14 पॉइंट्स आपके जनरल एंट्री में होते हैं। यानी आप लास्ट सेशन पे आप आ चुके हैं। जनरल एंट्री कभी फिनिश नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती। ये तो हमारे बिजनेस में लगातार चलती रहती है। नई नई प्रविष्टियां, नई नई एंट्रियां होते रहती है। उसके लिए लॉजिक चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, सारे नियम रूल्स फॉलो करते आने चाहिए। फिर भी 11वीं क्लास के अकॉर्डिंग, 11th क्लास के अकॉर्डिंग, 11वीं क्लास के हिसाब से जितना नॉलेज आपको चाहिए था उतना मैंने देने की कोशिश की है। ठीक है। आप जैसे जैसे कॉमर्स में आगे बढ़ते जाओगे आपको जनरल एंट्रीज आती जाएगी। तो मान लीजिए आपका ये लास्ट टॉपिक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी हम और करेंगे। आज का टॉपिक है आधा नगद आधा उधार। माल खरीदते हैं, आपने देखा है, बेचते हुए भी आपने देखा है, नगद भी खरीदते हैं, उधार भी खरीदते हैं, कैश भी परचेस कर सकते हैं, क्रेडिट भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता आधा उधार खरीद लिया और आधे पैसे नगद दे दिए? बिल्कुल हो सकता है, बस वही मैं समझा रहा हूं। ठीक है। राम से 20,000 का माल 20% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर खरीदा। ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम 20,000 रुपीज गुड्स, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ अमाउंट पेड इन कैश एंड हाफ इज क्रेडिट। आधी राशि नगद दी गई और आधी उधार। मतलब हमने राम से माल खरीदा है, राम से गुड्स परचेज किया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप इसकी एंट्री क्या करोगे। खरीदा हुआ माल, परचेज किया हुआ गुड्स हमारे बिजनेस में आता है, उसे हम परचेज के नाम से शो करते हैं और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। राम से खरीदा है, राम से परचेज किया है, राम हमें वो गुड्स देने वाला है, देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। और ये एंट्री आधी उधार है, आधा क्रेडिट है। और क्रेडिट में जिसने हमें वो माल दिया वो हमारा लेनदार बन गया, क्रेडिटर हमसे लेने वाला, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब भाई राम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री यही होगी ना। उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, एंट्री तो यही होगी। 101% यही एंट्री होगी, नो डाउट। लेकिन हमने आधे पैसे उसे नगद दिए। ठीक है। तो नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश, इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप बोलेंगे सर आपने ये दो एंट्री क्यों करी? मैंने दोनों एंट्री कॉमन कर दी। राम से उधार माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। राम से नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज तो डेबिट हो गई क्योंकि परचेज हमेशा डेबिट होता है माल खरीदते समय। टू राम क्यों आया? क्योंकि उधार खरीदा है। टू कैश क्यों आया? क्योंकि नगद भी खरीदा है, आधा उधार है आधा नगद, हाफ कैश है और हाफ क्रेडिट। अब बात करें बट्टों की, बात करें डिस्काउंट की, तो व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट, नगद और उधार, कैश और क्रेडिट दोनों व्यवहारों में, दोनों ट्रांजैक्शन में दिया जाता है। क्योंकि ये व्यापारी की तरफ से, बिजनेस की तरफ से दिया जाता है और उसे हम दिखाते नहीं।
और नगद बट्टा कैश डिस्काउंट उसी राशि पर दिया जाता है, उसी अमाउंट पे दिया जाता है जो नगद भुगतान की जा रही है, कैश पेमेंट की जा रही है। ठीक है, अब आपने माल खरीदा है, आपने गुड्स परचेस किया है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और मिला हुआ डिस्काउंट फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट में जाता है, जहां कैश वहां डिस्काउंट है। और ये डिस्काउंट किसके लिए आया? नगद बट्टे के लिए, कैश डिस्काउंट के लिए। व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों बट्टे दोनों डिस्काउंट दिखाएंगे, दोनों बट्टे दोनों डिस्काउंट गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, लेकिन दिखाएंगे सिर्फ नगद बट्टा ओनली कैश डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ जाता है। तो ये एंट्री की हुई, कैसे हुई? परचेस तो डेबिट होगा ही, परचेस अकाउंट डेबिट। उधार खरीदा, उधार परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया तो टू राम। नगद खरीदा, कैश परचेस किया तो टू कैश। और कैश में कैश डिस्काउंट आता है तो डिस्काउंट कैश के साथ जाएगा टू डिस्काउंट। ठीक है, अब राशि अमाउंट कैसे लिखोगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट माल की कीमत में से पर गुड्स के प्राइस में से कम कर दिया जाता है। तो आपका जो खरीदा हुआ माल था, परचेस किया हुआ गुड्स था, वो 20,000 का था, 20,000, और उसका 20% व्यापारिक बट्टा 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, जो आएगा 4,000, 4,000। और 4,000 रुपए आपका व्यापारिक भत्ता है, ट्रेड डिस्काउंट, इसको माल की कीमत में से कम कर दिया जाएगा। तो 20,000 में से, 20,000 में से 4,000, 4,000 माइनस करके खरीदा हुआ माल, परचेस किया हुआ गुड्स 16,000 का हो जाएगा, 16,000 का। तो परचेस में 16,000 आएगा, 16,000। कहानी कैसी है, मैं आपको कहानी समझाता हूं। मैं राम से माल खरीदने गया, मैं राम से गुड्स परचेस करने गया, ठीक है, या आप लोग गए, चलो मेरे ऊपर लेता हूं, मैं गया, मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे 20,000 का माल चाहिए, 20,000 का गुड्स चाहिए। उसने बोला ठीक है, 20% व्यापारिक बट्टा, 20% ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जा रहा है, तो आपको भी दिया जाएगा। मतलब ये जो माल आप खरीद रहे हो उसकी कीमत 20,000 है, लेकिन बिजनेस की तरफ से, व्यापार की तरफ से आपको 20% व्यापारिक बट्टा, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये माल आपको 20% कम में, यानी 4,000 कम में, यानी 16,000 में मिलेगा। इसका मतलब खरीदा गया माल, परचेस किया हुआ गुड्स, परचेस किया हुआ माल 16,000 का है, 20,000 का नहीं। क्योंकि व्यापारिक बट्टे को, ट्रेड डिस्काउंट को जब भी बिजनेस हमारे क्वेश्चन में आता है, परचेस और सेल्स में हमेशा व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही रकम लिखी जाती है, अमाउंट लिखी जाती है। ये आपको बताया था मैंने, पिछले वीडियोस देखिए आप लोग। ओके, अब मैंने बोला भैया मेरे पास 16,000 रुपए तो नहीं है। बोलेंगे ऐसे कैसी बात कर रहे हो, हमने 20 का माल आपको 16 में दे दिया, अब 16,000 आपको पेमेंट करनी पड़ेगा। 16,000 तो नहीं है, आप आधे नगद ले लो और आधे उधारी में रख दो। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो बंटवारा होगा, वो 16,000 का होगा, क्योंकि व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट की वजह से खरीदा गया माल 4,000 रुपए, 4,000 रुपीज कम हो गया, यानी खरीदा गया माल 16,000 है। अब राम हमसे 16,000 की डिमांड करेगा, क्योंकि 20% व्यापारिक बट्टा, 20% ट्रेड डिस्काउंट उसने हमें दिया है। मैंने बोला भैया मेरे पास 16,000 तो नहीं है, आप आधे नगद ले लो और आगे उधार ले लो। उसने बोला ठीक है। तो 16,000, 16,000 में 8,000 रुपए उधारी में चले जाएंगे, क्रेडिट में चले जाएंगे। और क्रेडिट मतलब क्रेडिटर, राम को हमें वो पैसे देने हैं, तो वो राम के नाम पर चले जाएंगे। बाकी 8,000, उसने बोला भैया आप बाकी 8,000 की पेमेंट कर दो। तो बाकी 8,000 मैंने जेब से निकाले और उसे देने ही वाला था कि मुझे पता चला कि यहाँ नगद बट्टा भी है, कैश डिस्काउंट भी है। कितना परसेंट? 10%। मैंने बोला क्यों भैया, मैं आपको 8,000 रुपए नगद दे रहा हूँ, कैश पेमेंट कर रहा हूँ, और कैश पेमेंट पर, नगद पेमेंट पर मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए। उसने बोला ठीक है, मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूं। तो 10% नगद बट्टा, 10% ट्रेड डिस्काउंट केवल उसी राशि पर मिलेगा, उसी अमाउंट पे मिलेगा जो आप उसे पेमेंट कर रहे हो। कितना पेमेंट कर रहे हैं आप? 8,000। मैंने 8,000 रुपए निकाले, उसने 8,000 का, 8,000 का 10%, 800 रुपए मुझे डिस्काउंट दिया। भैया आप 800 रुपए कम दे दीजिए, मतलब मेरी जेब से जाएंगे केवल 7,200, 7,200।
तो कैश में आएगा 7200 और बाकी 800 रुपए मेरा फायदा है, मुझे फायदा हुआ, फायदा क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट क्रेडिट में आ जाएगा कैश के साथ। ओके, समझ में आया आपके? हमने 20,000 का माल खरीदा था, 20,000 का गुड्स परचेज किया था। देखिए दोनों मीडियम वाले बच्चे इसे समझ सकते हैं, यहाँ कोई हिंदी और कोई इंग्लिश से मतलब नहीं है, कॉमर्स की एक ही ट्यूनिंग होती है, समझाने का तरीका हिंदी मीडियम से कनेक्ट होता है और सॉल्व करने का तरीका इंग्लिश मीडियम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मीडियम वाले आसानी से देख सकते हो। हमने आराम से माल खरीदा, आराम से गुड्स परचेज किया, 20,000 का माल था, 20,000 का गुड्स था, बिजनेस की तरफ से व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है, तो मुझे भी मिला 20%, 20%, 4,000 रुपए काटकर खरीदा गया माल, परचेज किया हुआ गुड्स 16,000 का आ गया। अब मुझे राम को 16,000 देने हैं, 16,000 देने हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आधे पैसे उसे नगद देने वाला हूं और आधे उधार, तो उधार राम को देना है, राम हमारा क्रेडिटर है, लेनदार है, ठीक है, और क्रेडिटर को लेनदार को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वैसे भी एंट्री आपको आती ही है, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, अगर राम से गुड्स परचेस किया हो, और बाकी के 8,000 में उसे नगद दे रहा हूं, तो मेरे पास से कैश जा रहा है, तो कैश, लेकिन यहाँ नगद बट्टा भी है, कैश डिस्काउंट भी है, तो नगद बट्टा कैश डिस्काउंट उसी को मिलता है जिसने नगद पेमेंट करी। मेरा हमको 8,000 रुपए नगद देने जा रहा, उसने बोला भैया आपको इस पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, 8,000 का 8,000 का 10%, 800 रुपए मुझे डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे उसे केवल 7,200 7,200 ही देने पड़ेंगे। मेरी जेब से 7,200 7,200 जाएगा और बाकी 800 रुपए में बच गए, मेरा फायदा है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कभी भी क्रेडिट में आता है, यहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, ठीक है। नरेशन, परचेज द गुड्स, ठीक है, एट 20% टीडी एंड 10% सी, ठीक है, एंड हाफ ऑफ अमाउंट paid in cash and half of amount is credit। आप जैसा लिखना चाहो वैसा लिख दो। परचेज गुड्स, माल खरीदा एट 20% टीडी, 10% सीडी, 20% व्यापारी को, 20%, 10% नगद बट्टे पर, हाफ ऑफ अमाउंट पेड इन कैश, आधा पैसा नगद दिया, एंड हाफ ऑफ अमाउंट इज क्रेडिट, और आधा पैसा उधार है। नरेशन जो चाहे वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर अपना जो क्वेश्चन है, ये पूरे क्वेश्चन की जो लाइन है, इसको नरेशन बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को उठाकर नरेशन बना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, मोहन को 10,000 का माल 10% व्यापारिक और 10% नगद बट्टे पर बेचा, आधा नगद आधा उधार। सोल्ड गुड्स टू मोहन 10,000 रुपीज गुड्स, 10% टीडी एंड 10% सीडी, हाफ कैश एंड हाफ क्रेडिट। आपने यहाँ माल बेचा है, आपने यहाँ गुड्स सोल्ड किया है, और जब माल बेचा जाता है, गुड्स सोल्ड किया जाता है, तो सेल्स अकाउंट खुलता है और हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, बिकॉज हमारे पास से वो गुड्स जा रहा है और जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। अब मोहन को बेचा है, मोहन को सोल्ड किया है, मोहन वो माल पाने वाला है, रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करो, तो एंट्री क्या होगी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री तो आपको आती है। अब हमने नगद भी तो बेचा है, आधा नगद बेचा है, और जब नगद माल बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि आने वाली कैश को अपन डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मोहन को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू मोहन, तो एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स तो क्रेडिट ही होता है, और यहाँ नगद बट्टा भी है, कैश डिस्काउंट भी है। अब आपने माल बेचा है, आपने गुड्स बेचा है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा थोड़ी, आपको कस्टमर को, ग्राहक को डिस्काउंट देना पड़ेगा, और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, बट्टा देते हैं, तो हमारा नुकसान होता है, और नुकसान अकाउंट के हिसाब से डेबिट होता है, तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट।
और वैसे भी जहाँ कैश होता है डिस्काउंट उसके साथ होता है, जहाँ कैश है डिस्काउंट उसके साथ है। कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, अब हम इसके आंकड़े, इसकी राशि कैसे फिट करते हैं देखते हैं। हमारे पास मोहन नाम का एक कस्टमर, मोहन नाम का एक ग्राहक है और उसने बोला भैया मुझे 10,000 का माल चाहिए, 10,000 का गुड्स चाहिए, कैसे रहेगा इसका ट्रांजैक्शन कैसे रहेगा? मैंने बोला भैया मोहन जो माल हम तुम्हें बेच रहे हैं उस पर 10% व्यापारिक बट्टा है, 10% रेट डिस्काउंट है जो सबको दिया जाता है, चाहे नगद खरीदो चाहे उधार। ठीक है, हमारा जो माल है, हमारा जो गुड्स है वो 10,000 का है, तो व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10% यानी 1,000 रुपए, 1,000 रुपीस। तो 10,000 के माल में से 1,000 माइनस करके 10,000 के गुड्स में से 1,000 माइनस करके जो आपका बेचा गया माल है, सोल्ड किया हुआ गुड्स है, वो 9,000 का हो जाएगा। तो यहाँ सेल्स में 9,000 आएगा। मोहन बोलेगा भैया माल 10,000 का है, ठीक है, लेकिन हमने मोहन को हमारी तरफ से व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10%, और 10,000 का 10%, 10,000 का 10%, 1,000 होता है। इस प्रकार से आपका बेचा गया माल, सोल्ड किया हुआ गुड्स 9,000 का हो जाएगा, 9,000 का हो जाएगा। यानी हमने मोहन को बोला भैया मोहन यू आर मोस्ट वेलकम, बैठिए, हम आपको 10,000 का माल बेच रहे हैं, लेकिन व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट काटकर बेचा गया माल 10,000 का 10%, 1,000 रुपए कम करके हमने आपको 9,000 में बेचा है, अब आप 9,000 की पेमेंट कर दीजिए। मोहन बोलता मेरे पास 9,000 नहीं है, मैं आधे पैसे आपको नकद दे दूंगा और आधे उधार। मैंने बोला ठीक है चलेगा, आधे उधार। तो उधार मोहन के ऊपर हमारे पैसे हो गए, मोहन हमारा देनदार बन गया, डेब्टर, देनदार को डेब्टर को डेबिट करते हैं। तो अब आप किसके दो टुकड़े करेंगे? 9,000 के, 9,000 के, क्योंकि बेचा गया माल, सोल्ड किया हुआ गुड्स अब 10,000 का नहीं है क्योंकि हमने उसे डिस्काउंट देकर कम कर दिया है। अब हमने बोला भैया मोहन आपको 10% डिस्काउंट तो मिल गया, अब आप उसकी पेमेंट कर दे, आपको 10,000 का माल 9,000 में मिल रहा, प्लीज 9,000 की पेमेंट कर दो। उसने बोला मेरे पास 9,000 रुपए नहीं है, आधे नगद दूंगा मैं और आधे उधार दूंगा। ठीक है, तो इसके दो टुकड़े करेंगे आप 9,000 के। ठीक है, तो जैसे क्या समझे आप, जब भी आधा नगद आधा उधार हो, पहले व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट काट ले, उसके बाद उसके दो पार्ट करेंगे। तो इसका आधा हिस्सा 4,500 उधारी में जाएगा, उधारी किसके नाम पर? मोहन के नाम पर, मोहन डेबिट हो जाएगा, और बाकी 4,500 मोहन से हमें नगद लेना है। ठीक है, मोहन हमें 4,500 नगद दे रहा है, लेकिन नगद दी जाने वाली राशि पर, कैश पेमेंट पर नगद बट्टा कैश डिस्काउंट आता है, तो इस पर हमें उसे नगद बट्टा कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, और नगद बट्टा कैश डिस्काउंट 10% है। तो हम उसे 4,500 का 4,500 का 10% डिस्काउंट देंगे बट्टा, वो आएगा 450, यानी हम मोहन को 450 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारा नुकसान है और नुकसान डेबिट होता है। तो अब मोहन हमें 4,500 रुपए नहीं देगा क्योंकि हमने उसको 450 रुपीज डिस्काउंट दे दिया नगद की जाने वाली राशि पर, नगद पेमेंट कैश पेमेंट पर। अब हमारे 4,500 में से 4,500 में से 450 माइनस हो जाएंगे, तो मोहन से हमें कितने कैश मिलेगी? 4,050, 4,050। ठीक है, यानी हमने उसे 10,000 का माल बेचा था, 10,000 का गुड सोल्ड किया था, 10% डिस्काउंट देकर वो 9,000 का हो गया था, 9,000 का, जिसमें से 4,500 4,500 रुपीस उधार है, क्रेडिट है, जो मोहन के नाम पर चला गया, मोहन को डेबिट कर दिया उतने पैसों से, और बाकी 4,500 हमें नगद मिलने चाहिए थे, लेकिन उस पर नगद बट्टा कैश डिस्काउंट देना पड़ा 450 रुपीस। इसका मतलब हमें मोहन से कैश मिलेगा 4,050, 4,050। ठीक है, इसका नरेशन आप यही नरेशन बना दो, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को माल बेचा, रुपीस 10% टीडी है, 10% सीडी, हाफ कैश एंड हाफ क्रेडिट, इसी को नरेशन बना दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन, स्पेशल ट्रांजैक्शन है, मुख्य व्यवहार है, एक विशेष व्यवहार है। ये एग्जाम में नॉर्मली 11th क्लास में तो जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन आप लोग इसे
आपके फ्यूचर के लिए याद रख सकते हो। बिजनेस में ऐसा होता है, ठीक है। चलिए कुछ और विशेष व्यवहार, स्पेशल ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। इसके बाद चलिए मैं इसका एक वीडियो और बना दूंगा। 2-3 व्यवहार, 2-3 ट्रांजैक्शन और हो गए, ठीक है, और शायद रहेंगे, बट देखते हैं। क्या एक व्यापारी का, एक बिजनेसमैन का पैसा डूब सकता है? बिल्कुल डूब सकता है। ग्राहक, कस्टमर उसका पैसा डुबा सकते हैं, और डूबे हुए पैसे को हम कहते हैं बैड डेट्स, ठीक है। ये टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक की पहचान क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? रिसीव 75 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम राम ऑफ ₹500। मतलब राम से हमें 500 रुपए लेने थे, नहीं मिल पाए। 1 रुपए में 75 पैसे मिले, 75 पैसा रिसीव हुआ इन 1 रुपीज। तो ये जहां लिखा आया 1 रुपए में 75 पैसे मिले, 75 पैसा इन रुपीज फ्रॉम राम, इसका मतलब होता है कि हमारा बाकी पैसा, बाकी रुपीज डूब गया, बैड डेट्स हो गया, उसके मिलने की संभावना नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। जहां भी ऐसा लिखा आया 1 रुपए में 60 पैसे, 1 रुपए में 70 पैसे, 75 पैसा इन 1 रुपीज, 60 पैसा इन 1 रुपीज, इसका मतलब जिससे पैसा लेना था उससे पूरा नहीं मिल पाया, उतना ही मिल पाया, बाकी का पूरा डूब गया, बैड डेट्स हो गया, उसके मिलने की, रिकवर होने की कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो हमारा नुकसान है, ये तो हमारा लॉस है, और सभी लॉसेस डेबिट होते हैं, तो ये भी डेबिट होगा, जिसे बैड डेट्स कहेंगे, ठीक है। समझे आप? मोहन से 500 रुपए लेने थे, ठीक है। मैंने यहाँ नाम गलत लिख दिया, यहाँ मोहन लिख देता हूं। मोहन से हमें 500 रुपए लेने थे, ठीक है। 1 रुपए में 75 पैसे मिले, यानी आपको 75 पैसे मिल पाए। ये लाइन का मतलब होता है कि आपको 75 पैसा मिला इन रुपीस, इसका मतलब 75% मिला, बाकी 25% डूब गए। परसेंटेज 100 होते हैं, पता है ना आपको। परसेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रतिशत का जो बंटवारा होता है, वो 100 में से होता है। 1 रुपए में 75 पैसे मिले, मतलब बाकी 25 पैसे डूब गए। 75 पैसा इन 1 रुपीज रिसीव्ड हुआ, इट मींस 25%, 75 पैसा डूब गया, बैड डेट्स हो गया। तो इसको कैसे करोगे? पहले आप एंट्री कर लो। एंट्री क्या होगी? मोहन से पैसे प्राप्त हुए, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा मिला, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश आता है तो कैश को डेबिट करते हैं, और देने वाला गिवर कौन है? मोहन। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब आप बोलेंगे सर आपने ये एंट्री क्यों करी? भैया हमें मोहन से पैसे मिल रहे, ठीक है, पूरे नहीं मिल रहे, पर जितने मिल रहे उसकी एंट्री तो करेंगे ना हम, ठीक है। तो कैश आ रही है, आने वाली कैश को अपन डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, को देने वाला गिवर कौन है? मोहन। क्या पूरा पैसा आपको मिल रहा है? नहीं। ये लाइन जहां लिखी आ जाए 75 पैसे मिले 1 रुपए में, 75 पैसा रिसीव हुआ 1 रुपीस में, इसका मतलब जितना पैसा रिसीव हुआ, जितने पैसे मिले उतना आपके पास आ रहा है, और जो नहीं मिला वो डूब गया, बैड डेट्स हो गया। तो ये एंट्री मैंने जितना पैसा आया उसकी करी है, कैश अकाउंट डेबिट टू, देने वाला गिवर मोहन है। अब बाकी का डूब गया, डूबना लॉस है, बैड डेट्स कहलाएगा, और बैड डेट्स डेबिट होगा क्योंकि वो नुकसान है, लॉस है। तो एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, हो गई एंट्री। अब आंकड़े, राशि कैसी दिखाओगे? मोहन के ऊपर आपके कितने पैसे थे, मोहन से आपको कितने लेने थे? 500 रुपए, 500। 75 पैसे प्राप्त हुए, 75 पैसा रिसीव हुआ, मतलब 75% मिला। ठीक है, तो निकाल ले। 5 5 25, 5 कैरी में 2 आएगा, 7 5 25, 35 2 37, यानी आपको 375 रुपए मिला। 75 पैसे मिले, मतलब 75% मिला, बाकी 25% डूब गया।
आया समझ में? 75% मिला है, ठीक है। रिसीव हुआ है 75 पैसा, यानी 75% आपको मिला है, ओके। इसका मतलब आपको 375 मिला, यानी आपके पास कैश 375 रुपए आया, तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 375। मिलना कितना था? 500, 500 मिला कितना? 375, 375, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 375। बाकी का 125, बाकी का 125, भाई 500 में से 375 माइनस करेंगे तो 125 मिलेगा, बचेगा। क्या उसके मिलने की संभावना है? क्या उसके मिलने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, मतलब डूब गया, नुकसान हुआ, लॉस हुआ। लॉस हमेशा डेबिट होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 125। और मोहन हमारा देनदार था, डेब्टर, उसके ऊपर हमारे 500 रुपीस थे, मोहन 500 से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आप लिख से रिसीव द कैश and 125 rupees bad debt। पैसा मिला लेकिन 125 रुपए डूब भी गया, ठीक है। ये वाली एंट्री देखते हैं, देखिए अजय से 100 रुपए लेने थे, 1 रुपए में 60 पैसे मिले। जहां ऐसा लिखा आया मतलब जितने पैसे मिले मतलब उतना परसेंट मिला, बाकी का परसेंट डूब गया। 1 रुपए में 60 पैसे मिले यानी 60% मिला, बाकी का 40% डूब गया। ऐसा लिखा हुआ आया, इसका मीनिंग यही होता है। इंग्लिश वाले बच्चे रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रुपी, आपको 1 रुपीस में 60 पैसा मिला, इसका मतलब 60% मिला, बाकी का 40% बैड डेट हो गया, डूब गया, लॉस हो गया। फ्रॉम अजय ऑफ ₹100, ठीक है। तो यहाँ एंट्री कैसे होगी? पैसा मिला, रिकवर हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 2, देने वाला गिवर अजय है, ठीक है। लेकिन मिलने के साथ साथ डूबा भी है, नुकसान भी हुआ है, बैड डेट्स भी डेबिट होगा, क्योंकि नुकसान डेबिट होता है, बैड डेट्स डेबिट होगा, लॉस डेबिट होता है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब राशि आंकड़े कैसे लिखोगे? देखिए आपको अजय से मिलने चाहिए थे 100 रुपीज, 100 रुपए, लेकिन 60 पैसे मिले, 60% मिला, 60 पैसा मिला यानी 60% मिला, तो आप 60% निकाल लें, यानी 60 रुपए आपको मिले, 60 पैसा 60%, 60 पैसे आप 60 रुपए आपको मिले। 100 में से 60 मिले, 100 में से 60 मिले, यानी बाकी का 40 मिलने की संभावना पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी ऐसा लिखा आया इसका मतलब ये होता है, तो बाकी का 40 डूब गया, बैड डेट्स हो गया, तो नुकसान है, नुकसान बैड डेट्स हमेशा डेबिट होता है, तो अजय में आ जाएगा 100 रुपीज, ठीक है। नरेशन लिखते हैं आप, रिसीव्ड कैश एंड 40 रुपीज बैड डेट्स, हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा एक किसान के लिए उसके बैल उसकी संपत्ति है, असेट्स है। एक दूध वाले के लिए उसकी गाय और भैंस उसकी संपत्तियां है, असेट्स है, ठीक है। एक घोड़ा गाड़ी वाले के लिए, हॉर्स कार्ट वाले के लिए घोड़ा उसकी संपत्ति, असेट्स है। ये सब जीवित पशु है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइव स्टॉक। और इनका भी एक बहुत बड़ा बाजार, बहुत बड़ा मार्केट होता है, बकरी से लेकर घोड़े हाथी तक, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ऐसी एंट्री समझा रहा हूं जिसमें आप जीवित पशु लाइव स्टॉक खरीदोगे, ठीक है। ये भी हमारी संपत्ति है, ये भी हमारी असेट्स है। और जब संपत्ति या असेट्स खरीदी जाती है तो हमारे बिजनेस में आती है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार की कोई जानवर, कोई पशु खरीदोगे तो हमेशा उसका नाम शो नहीं होगा, उसकी जगह पे आएगा परचेस ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। तो आपकी एंट्री होगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, चाहे बकरी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे बंदर हो, कुछ भी हो, उसे हम लाइव स्टॉक का नाम दे देंगे। और उसे हम डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने वो खरीदा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने उसकी नगद पेमेंट करी है तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, आप कैश को क्रेडिट कर दे।
अगर आपने चेक दे के पेमेंट करी है, बैंक से पेमेंट करी, तो आपकी बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक कम हो जाएगा, बैंक को क्रेडिट कर दे। और अगर आपने उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेस किया है, तो जिससे आपने खरीदा वो आपका लेनदार बन गया, क्रेडिटर, आपको वो देने वाले को, क्रेडिटर को, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। टू पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन से घोड़ा खरीदा, परचेस हॉर्स फ्रॉम मोहन, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मोहन। नगद बकरी खरीदी, परचेस गॉट फॉर कैश, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हो जाएगा, सिंपल सी एंट्री है। नरेशन लिख देना, परचेस ऑफ लाइव स्टॉक, जीवित स्टॉक, जीवित पशु खरीदे। इस टाइप से एंट्रीज आप कर सकते हो। ओके।